Well, the state of war 2022 has begun. The Election Commission has announced dates for elections in 5 states of UP, Punjab, Goa, Uttarakhand and Manipur. UP will face elections in 7 phases, Manipur in 2. Take a look. It's 2022's biggest test for political parties. Elections in 5 states, with Uttar Pradesh being the prized trophy. The Election Commission on Saturday announced the schedule of state elections 2022 in Uttar Pradesh, Punjab, Goa, Uttarakhand and Manipur. The month-long poll battle will be conducted in 7 phases, beginning February 10th and ending on March 7th. All elections of 5 states will be conducted in 7 phases. So on 7th March, all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. India's most populous state, Uttar Pradesh, will see elections spread across 7 phases. While the northeastern state of Manipur will vote in 2 phases on February 27th and March 3rd, ballots will be cast in Punjab, Goa and Uttarakhand in a single phase on February 14th. The results will be out on March 10th. So the battle lines have been drawn for political parties. And the big one is the fight for 403 seats in UP. 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार जो दावा कर रही थी कि उत्तर प्रदेश का विकास किया है, उत्तर प्रदेश को अगर देखेंगे पीछे कर दिया और विकास ठप रहा। उत्तर प्रदेश की जनता इनको इस बार हटाने का काम करेगी। 10 मार्च में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जनता के बुनियादी सवालों पर, किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत खलिहान के मुद्दों पर, सड़कों पर संघर्ष कर रही है। लाठी खा रही है, कार्यकर्ता जेल गया है। उत्तर प्रदेश की आवाज बनी है कांग्रेस पार्टी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने संघर्ष किया है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा और कांग्रेस सरकार। India is set to witness a one-of-its-kind poll battle in 5 states, with only virtual rallies. This means going back to the drawing table to rethink on campaign strategy. Bureau Report, India Today. India Today's Rahul Kanwal spoke to UP Deputy Chief Minister KP Maurya after the Election Commission announced poll dates. Listen in. Joining me now, live and exclusive on India Today, is the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, one of the senior-most BJP leaders in this crucial battleground state, Keshav Prasad Maurya. Keshav Maurya जी, स्वागत है आपका इंडिया टुडे पे। ये हिंदुस्तान का पहला इलेक्शन कैंपेन होने वाला है जो कि वर्चुअल कैंपेन रहेगा। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां का इतिहास ये रहा है कि पार्टियां बदलती रही हैं। मायावती की सरकार गई, मुलायम की उनसे पहले सरकार गई, अखिलेश की गई। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य एक बार फिर से जीत के बीजेपी को स्थापित करें पावर में दूसरी दफा। निश्चित तौर से सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग ने आज चुनावी तिथियों की घोषणा कर दी है, उसका स्वागत करता हूं। यह सही है, कोरोना की तीव्र लहर के बीच चुनाव की तिथियों का ऐलान हुआ है और 15 जनवरी तक के लिए कुछ प्रतिबंध के साथ चुनाव प्रचार करने के निर्देश दिए। हम जो भी निर्देश जनहित को ध्यान में रखते हुए, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोग के द्वारा दिए गए हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। हम उसके हिसाब से प्रचार प्रसार के कार्यक्रम को करेंगे। तो हमारी पार्टी पूरी मजबूती से इसके लिए तैयार है और पूरे विश्वास से, ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं 2017 में कहा करता था कि 11 मार्च को वोटों की गिनती हुई थी। 11 मार्च को सपा बसपा कांग्रेस के 11 बजे ही 12 बज जाएंगे। इस बार मैं ये कह सकता हूं
कि 10 मार्च को 11 बजे ही सपा बसपा कांग्रेस के 12 जनता बजा देगी, कमल खिला देगी, सुशासन का, विकास का, सुरक्षा का, डबल इंजन की सरकार का। धन्यवाद। हमने बयान सुना अखिलेश यादव का, वो कह रहे हैं कि ये वर्चुअल रैलीज का इलेक्शन कमीशन का जो प्रपोजल है ये उन पार्टियों को फ़ायदा पहुंचाता है जिनके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका डिजिटल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है उनके लिए ये नुकसानदेह है। वो कह रहे हैं कि अनइक्वल प्लेइंग फील्ड है, क्योंकि बराबर की कुश्ती नहीं है, वो ये कह रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी ने बड़ा साहस का परिचय दिया है। उनकी पराजय सुनिश्चित है 2022 के विधानसभा चुनाव में, इसलिए उन्होंने चुनाव की घोषणा होते ही अपनी पराजय स्वीकार की है। मैं उनको इस साहस को प्रकट करने के लिए निश्चित तौर से धन्यवाद दूंगा। बाकी नागरिकों की सुरक्षा ये सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और आयोग ने इसका ध्यान रखा है, इसका भी मैं स्वागत करता हूं। जहां तक इंफ्रा की बात है, जिनके पास इतने गुंडे, इतने अपराधी, इतने माफिया, इतने दंगाई उपलब्ध हों, उनको इतने भ्रष्टाचारी उपलब्ध हों, उनको किस बात की चिंता है? उनको तो इस प्रकार की चुनौतियों का, इस प्रकार की जरूरतों का, नागरिकों की रक्षा की दृष्टि से आयोग ने जो निर्णय दिया है, निर्णय लिया है, निर्देश दिया है, उसका स्वागत करना चाहिए था। लेकिन मैं जानता हूं उनको पता चल गया है कि वह 2022 के चुनाव में भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव परिणाम आने से पहले ही अपनी पराजय स्वीकार की। इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है कि अब से अगर किसी क्रिमिनल कैंडिडेट को टिकट मिलती है तो उसको टेलीविजन पे, अखबार में इश्तिहार निकालना होगा, अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में वोटरों को बताना होगा, और पार्टियों को ये जस्टिफाई करना होगा कि एक अपराधी को उन्होंने टिकट क्यों दी, या आपराधिक छवि वाले आदमी को टिकट क्यों दिया, जिसके ऊपर इस तरह के केस है उनको टिकट क्यों दी। क्या आपको लगता है कि इससे पार्टियां थोड़ी शर्मसार होंगी और हो सकता है कि आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट दी ही ना जाए? क्या इसका असर होगा? देखिए, मैं आयोग के जो भी निर्देश है, मैंने कहा उसका स्वागत भी करता हूं और भारतीय जनता पार्टी उसका पालन भी करेगी, और उसे जो भी उनके आपराधिक रिकॉर्ड है उनको सार्वजनिक करना, यह भी बात अच्छी बात है और यह होना चाहिए। राजनीति का अपराधीकरण करने वाले सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं, अन्यथा राजनीति तो शुचिता की है। राजनीति में बदले की भावना की राजनीति नहीं होती है। या तो सपा बसपा कांग्रेस ने शुरू किया, जो विपक्ष में रहे उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखना, या इनका चरित्र रहा है हमारी सरकार में, जो अपराधी है उसके खिलाफ मुकदमे, जो अपराधी उसके खिलाफ कार्रवाई, जो माफिया है, जो दंगाई है, जो भ्रष्टाचारी उसके खिलाफ कार्रवाई। पूर्ववर्ती सरकारों ने जो किया है उसके कारण से राजनीति में अपराधियों का प्रवेश हुआ है। हम तो चाहते हैं कि अपराधी जो राजनीति के अंदर कहीं दूर दूर तक दिखाई न दे। Now listening to what former UP Chief Minister Akhilesh Yadav said after Election Commission announced the poll dates. आज इलेक्शन कमीशन ने डेट्स की अनाउंसमेंट कर दी है उत्तर प्रदेश में, और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जो मौजूद हैं वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। अखिलेश जी, पहले तो अनाउंसमेंट आज डेट्स की हो गई है, 10 मार्च को चुनाव का आखिरी दिन होगा, मतलब आप कैसे देख रहे हो? सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं, और तारीखें आ गई हैं। इन्हीं तारीखों का इंतजार उत्तर प्रदेश की जनता कर रही थी। पिछले 5 साल में इतना अन्याय कभी नहीं देखा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हुआ है। डबल इंजन की सरकार जो दावा कर रही थी कि उत्तर प्रदेश का विकास किया है, उत्तर प्रदेश को अगर देखेंगे पीछे कर दिया, और विकास ठप रहा। यहां के किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियों के झूठे प्रचार किए इन्होंने, विकास के झूठे विज्ञापन लगाए, और इनका हर वादा जुमला निकला। जो संकल्प पत्र इन्होंने जनता के बीच में रखा था 2017 में, वो इन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया। इसलिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता इनको इस बार हटाने का काम करेगी। 10 मार्च में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया है कि जो 15 जनवरी है उस दिन तक ही मतलब वो डिसाइड करेंगे उसके बाद की रैलीज होंगी या नहीं होंगी। तो जो रैलीज का रुकना, आपका रथ चल रहा था, हर जिले में जा रहा था, हम लोग भी साथ साथ थे उसमें, तो क्या लगता है क्या पार्टी को असर पड़ेगा? क्योंकि एक रथ के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जो नियम बनाए उन नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी, और जो भी नियम उसके बाद बनेंगे उनको भी पालन कर करके चुनाव लड़ेगी। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, चैनलों पर हावी भारतीय जनता पार्टी है, उन पर काबिलियत है, या उनकी सरकारें ऐसी थी जो आज उनके पास ज्यादा स्पेस है।
कम से कम इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि जो नेशनल चैनल्स हैं उन पे रीजनल पार्टीज को भी स्पेस मिले। एक सवाल ये है मेरा कि जिस तरह से आपने आज पीसी में भी कहा कि वर्चुअल माध्यम से बीजेपी बड़ी पार्टी ऑब्वियसली, तो उसके पास ज्यादा माध्यम है सर्कुलेट करने की चीजें। आपने कहा कि आज डिमांड कर रहे हैं इसी से कि कुछ फंड वगैरह न केवल आपकी पार्टी को अन्य दलों को भी दिया जाए, इसके बारे में बताइए। फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट मिले, मान लीजिए चैनल्स हैं, मान लीजिए और किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए हो, तो कम से कम रीजनल पार्टीज जिन पे संसाधन नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, उसके लिए कोई न कोई व्यवस्था इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। और जहां तक नेशनल चैनल्स हैं या रीजनल चैनल्स हैं, उन पे भी भारतीय जनता पार्टी के कम से कम बराबर स्पेस पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरी उन्हें भी मिले। आप एक लेटर भी लिखने वाले हैं, इसी में कुछ अधिकारियों का भी आपने जिक्र किया है। उत्तर प्रदेश ने जिस समय पंचायत चुनाव देखे थे, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे थे। न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा। इसी उत्तर प्रदेश में माँ बहनों के किस तरीके से कपड़े फाड़े गए, छीनी गई साड़ियां, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसलिए हुआ कि वरिष्ठ अधिकारी दबाव बना करके छोटे अधिकारियों से करवा रहे थे। तो इसलिए ऐसे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायत इलेक्शन कमीशन को की जाएगी। वर्चुअली कैसे अटैक करेगी समाजवादी पार्टी, ये लोग जानना चाहते हैं। बीजेपी का बहुत वोकल है, किस तरह से कर रहे हैं वो लोग। आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली, क्योंकि कोविड है और किसी को नहीं पता कितना डायनेमिक होने वाला है। देखिए, समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है, लेकिन और दल हैं जो इस टेक्नोलॉजी को नहीं कर पाएंगे या वर्चुअल उतना सक्षम नहीं है उनके पास कार्यकर्ता नेता, तो उनके लिए हो सकती मुसीबत। लेकिन समाजवादी पार्टी तो तमाम मुकाबला करेगी। और समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लैपटॉप बांटे थे। आज भी लैपटॉप वही काम आए थे कोविड और कोरोना के समय पर जो समाजवादी पार्टी ने बांटे थे। आज तो नेटवर्क जो आज लखनऊ में है, जो जियो का नेटवर्क है, मुझे खुशी है इस बात की कि सबसे ज्यादा जियो का नेटवर्क अगर कहीं फैला है उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी सरकार में फैला था। तो जहां तक टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल रैलीज करना है या हमें वर्चुअली लोगों तक पहुंचना है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयारी किए हुए है, क्योंकि उन्हें झूठ फैलाते थे। जो झूठ का नेटवर्क है, उनके पास बड़ा नेटवर्क पहले से था। अब तो सीएम कह रहे हैं कि हम भी बांट रहे हैं मोबाइल टैबलेट वगैरह। अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे होने चाहिए। आखिरी सवाल ले रहा हूँ आपसे, एक फोटो भी आपकी ट्वीट करी गई है जिसमें लिखा है कि आ रहे हैं अखिलेश और 10 मार्च पे कह रहे हैं, इसके बारे में आप क्या? 10 मार्च का इंतजार जनता को था। ये वो तारीख होगी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से विदाई होगी। बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। इनका साफ कहना है समाजवादी पार्टी किसी से कमजोर नहीं है, चाहे वर्चुअल हो या फिजिकल हो, हर तरीके से पार्टी कैंपेनिंग करेगी और यूपी चुनाव में इस बार प्रदर्शन करेगी।